बहुत हुई, बीजेपी से ऊब गए हैं बहुत लंबे समय, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी चीज़ों पर, और सागा भाई और मेरी बहनें, मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, बहुत तरह की इमोशनल और बहुत मेहनत, अथक मेहनत। तो जाहिर है कि डबल इंजन जो है, वो जो आरोप लगता था कि इन दोनों इंजन अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, लेकिन जनता ने उसको एक ही दिशा में माना। और जैसा ये कहा जाता था कि चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। जनता भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल जो दिख रहा है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जनता वर्सेस कांग्रेस दिख रही है और मुकाबला जो नेक टू नेक कहा जाता था। शिवराज सिंह चौहान की बात फिर सुन लेते हैं पहले। से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए, वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही। और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। लाडली बहना ने सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को। और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद। बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा है अजय जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की अभी हमने देखा जी बात हो रही है, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश की, हम बात को थोड़ा समझें। अभी जैसे हम चुनाव विश्लेषण कर रहे हैं, शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत सारी विश्लेषण हुए, एग्जिट पोल भी आया, और इस रिजल्ट के बाद हम फिर विश्लेषण करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर। अभी जो विश्लेषण चल रहा है, आप उसमें देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को जिस तरीके से बदला और जातियों को भी वो लेकर आए। मध्य प्रदेश में आप अंबेडकर कुंभ को नहीं भूल सकते, जिस तरीके से वहाँ वो सब कुछ आयोजन हुआ। कभी हम बुंदेलखंड की या बघेलखंड की बात करते थे और या विंध्याचल की बात करते हैं, जातियाँ वहाँ दिखाई देती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी मैनेज किया, साधा, जिसका परिणाम हमें जातियों वाला इसमें दिखाई दे रहा है। योजना एक अलग फैक्टर है जो लेकर आए, वो हम जब पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन इस योजना के अंदर खाने क्या है, वो योजना किसके ऊपर खड़ी हुई थी, किनको लाभार्थी कौन थे, उनको किसको लाभ मिला, किस तरह के लोगों को लाभ मिला। तो वो जो लाभ जिस तरह के लोगों के पास पहुंचा, वो हमारा विश्लेषण का विषय है। दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी या हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं और वो ओबीसी की बात कर रहे थे, या मध्य प्रदेश में ओबीसी को हक दिलाने की बात कर रहे थे, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, या फिर कहें जो उनका एक सोशल इंजीनियरिंग है,
दलित में, अति पिछड़ों में या ओबीसीज में, उसको वो तोड़ नहीं पाए। इवन आदिवासी हिला को नहीं लेकर पाए इसको। आदिवासी को लेकर कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में आदिवासी खासे नाराज हैं बीजेपी से, मौजूदा सरकार से। लेकिन आप देखें जो इनका जो आरएसएस है और आरएसएस की जितनी शाखाएं हैं जो गांव में, देहात में या आदिवासियों में, चाहे वो वनवासी झारखंड, केंद्र और- वनवासी वाली बात कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, वो जिस तरीके से काम करता है, इसीलिए मैंने कहा था कि जो दीवानगी है, जो आरएसएस काम करता है, वो कांग्रेस काम नहीं करती है। सिर्फ जब आप इस तरह से रणनीति बनाते हो, फेल हो जाते हैं। अब मैंने अब जो कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग के किले को तोड़ने की जरूरत है। क्या उसमें सेंध लगा पाएंगे? क्या आप ओबीसी कार्ड के बिहाफ पर उसमें सेंध लगा पाएंगे? वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं? ओबीसी पर एक सवाल मैं धनंजय जी से उसका जवाब लेना चाहता हूँ। ओबीसी कार्ड बहुत चलाने की कोशिश हुई इस चुनाव में, और जाति गणना को लेकर धनंजय जी आपको बहुत घेरने की भी कोशिश लगातार हो भी रही है, और शायद आगे भी अब देखने को और मिलेगी जबकि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे। क्या आपको जो प्रधानमंत्री ने जो जाति की बात कही, जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसान का जिक्र उन्होंने किया था कि यही जाति है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है सेमीफाइनल में? नहीं, देखिए, जिन लोगों ने जातियों की बात की उन लोगों ने अपने परिवार तक ही समेट दिया। चाहे आप बिहार में चले जाएं तो लालू, राबड़ी और उसके बाद उनका पुत्र। समाजवादी पार्टी को उठाएं तो मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, और पता नहीं परिवार में 24, 25, 28, 34 कितने लोगों को जोड़ा गया। लेकिन हमारे लिए, उनके लिए, हमारे लिए पार्टी ही परिवार है, उनके लिए परिवार ही पार्टी है। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिए। दूसरा, हम वाचन में नहीं, कर्मणा राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। पिछड़े को का पहलवान कौन बने, इसकी पहलवानी करने में पूरा विपक्ष पिछड़ गया, क्योंकि वो एक दूसरे को पटखली देने में लगे रहे। दूसरा, हमारे यहाँ पिछड़ों के प्रणेता और इस राष्ट्र के नेता और राष्ट्र के नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी कुछ पिछड़े परिवार से आते हैं। गरीबी उनके लिए भोगा हुआ यथार्थ है। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश में एक चुनाव हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमने 3 मुख्यमंत्री दिए, तीनों पिछड़े समाज से और तीनों अलग अलग जातियों से आते हैं। यूपी में जो 2 डिप्टी सीएम बने उसमें से एक पिछड़े समाज से आते हैं। पहले जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। इसके अलावा बिहार में भी आप देखें तो 2 डिप्टी सीएम बने हमारे, दोनों के दोनों पिछड़े समाज से आते हैं। तो हम वाचन में नहीं, कर्मणा में विश्वास रखते हैं और हमने करके दिखाया है। और बाकी लोग जो बात करते हैं वो अपने परिवार तक सिमट कर रह जाते हैं, परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म। इस पीढ़ी को ये मंजूर नहीं है। इस पीढ़ी को, ये पढ़ी लिखी जागरूक हो रही जनता है, जागरूक हो रही पीढ़ी है, इसको सब दिखता है। अब इसको आप भरमा नहीं सकते हैं, भटका नहीं सकते। बिहार में जैसे नीतीश कुमार ने कोशिश की, वो उनको औंधे मुंह गिरा, उल्टा पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस बात को कहा कि भाई 1% ही सरकारी नौकरी है, तो उसमें आपकी फिर 99% की अपेक्षा तो आप ऐसा ही कर रहे हैं। तो और दूसरा कि अगर एक व्यक्ति अगर इसकी बात कर रहा है और वो विधानसभा के पटल पर 18 साल मुख्यमंत्री रहने और खुद शिक्षा विभाग को देखने के बाद अगर वो विधानसभा के पटल पर रख रहा है कि सिर्फ 7% लोग ग्रेजुएट हैं, तो उस व्यक्ति को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर नीतीश में थोड़ी सी भी नैतिकता का पुट है तो। इसलिए इस देश का जनमन जानता है कि सबकी भलाई की बात, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके उन्नयन की, उसके विकास की, उसकी प्रगति की बात अगर कोई सोच रहा है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। जितने भी विचारकों के मंत्र हैं, जितने भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की जिन लोगों ने चिंता की है, चाहे मार्क्स ने की है, चाहे मिल्सी ने की है, चाहे मैकफरस ने की है, चाहे प्रोफेसर लास्की ने की है, भारत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की, चाहे ज्योतिबा फुले ने की, चाहे आदरणीय महात्मा गांधी ने की, उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की जो चिंता की है, उस चिंता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शब्द रूप में ढाला है। ये मंत्र है, मैं कह रहा हूं ये मंत्र है, आने वाली पीढ़ियां इस पर मंत्रणा करेंगी। जो नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें किसी जाति, मत, परचम, संप्रदाय में किसी को बांटने की बात नहीं है। आज सड़क का नेटवर्क बन रहा है, शुद्ध पेयजल बन रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी बन रही है, तो सबके लिए बन रही है। कोई विभक्त नहीं किया जा रहा है, कोई बांटा नहीं जा रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको एक साथ लेके चला जा रहा है। और जिन लोगों ने बांट कर, जिन लोगों ने इस राष्ट्र को बांटा और दीमक की तरह चाटा है अपने परिवार के लिए, उनके गाल पर लगा हुआ ये चाटा है कि आज जनता बता रही है, अपने वोट की चोट से बता रही है। मैं बस फिर रुक करूंगा धनंजय जी, जरा सा एक अशोक यादव की बहुत क्विक टिप्पणी ले लेता हूं। अशोक जी, जब बीजेपी कहती है कि आदर्श और आश्चर्य का विषय है नरेंद्र मोदी, और उनके जो अपने जो मंत्र हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये वाकई अपने आप में शोध का भी विषय आने वाले समय में होगा, क्योंकि वो सबको लेकर चल पा रहे हैं।
कांग्रेस क्या कहीं अपने आप को इस मामले में पीछे होते हुए देख पा रही है क्या? तुष्टीकरण के आरोप पर आप हमेशा घिरते भी रहे हैं। मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगा कि एक मध्य प्रदेश में ही उन्होंने बढ़त हासिल की है, उसी के आधार पर, और वो खुद कह नहीं, राजस्थान में भी 103 पे चल रहे हैं साहब। छत्तीसगढ़ में सुनिए छत्तीसगढ़ में फिलहाल बढ़ती है। आरएसएस की जमीनी स्तर पे जो मशागत उन्होंने की है, ये उसी का नतीजा है। और रही बात सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास की बात, ये जो कर रहे हैं, देश की जनता जान चुकी है भाई कि ये सिर्फ अमित शाह, उसका लड़का जय शाह और अदानी और मोदी ही अदानी है, इसके बगैर इस देश में कोई प्रयास, विश्वास, विकास नहीं हुआ। मैं मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, अगर तेलंगाना में परिस्थिति आती है, क्या आप बीआरएस के साथ जाने वाले हैं? आप बीआरएस को सपोर्ट करेंगे? अगर वहां जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, वहां बहुत कम मार्जिन से बीआरएस आगे है। हम लोग आज 42 पे बढ़त कर रहे हैं। अगर बीआरएस 64 पर सीट पर आगे चल रही है। मार्जिन का तो भी मैं नहीं कह सकता हूं, पर सीटों की बात यदि हम करें, रंजन जी मैं आऊंगा आपके पास। मैंने अभी मार्जिन के तथ्य मेरे पास आए हैं। हाँ ठीक है, 1000-1500 की मार्जिन है, वो बहुत कम मार्जिन है। तो मैं भाजपा के मेरे मित्रों को पूछना चाहूंगा, क्या ये जवाब नहीं दीजिए धनंजय जी, अब आप ठीक है जवाब नहीं लीजिए, क्या बीआरएस के साथ जाएंगे यदि सीटों की जरूरत पड़ी तो? देखिए, मुझे तो लग रहा था कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत रहे हैं, वहां भी आप कांग्रेस फैक्टर को बन रहे हैं। तेलंगाना जीतने का थोड़ा बहुत भरोसा होगा, लेकिन ये यहाँ भी इनको भरोसा नहीं है। कांग्रेस राजनीति की रेस में इस तरह से पिछड़ जाएगी, उनको तेलंगाना में भी डर सताने लगा कि हम किसके साथ चले जाएंगे। यानी कि तेलंगाना को भी उनको भरोसा नहीं है कि वो भी कुछ सीटें कर पाएंगे। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है, और ये इंडिया अलायंस की जो इन्होंने बनाने की कोशिश की है, कांग्रेस जो कभी एक विशेष दल होता था, अब शेष हो गया। राजनीति में उसके अवशेष भी खोजने से ना मिलेंगे आने वाले समय में। अगर इतना ही भरोसा नहीं, आप ही को टक्कर दे रही है और ठीक-ठाक टक्कर दे रही है। आप पर भरोसा है, ना अपने कार्यकर्ता पर भरोसा है, ना अपने नेता पर भरोसा है, ना नीति पर भरोसा है, ना नियत पर भरोसा है, ना नेतृत्व पर भरोसा है। एक सीट, एक जगह जहां आप कुछ ठीक ठाक पोजीशन में, वहां भी भरोसा नहीं, वहां भी आपको डर सता रहे कहीं भारतीय जनता पार्टी पे सपोर्ट न कर दे। ये स्थिति है आपकी मन स्थिति इतनी खराब है, तो आप कैसे आपको देश की जनता पर भरोसा करेगी? ये एक प्रश्न तो यहाँ है, ये प्रश्न ही एक सर मैं रोक रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं धन्यवाद कर दूं आकाश यादव जी आपका, पार्टी की ओर से अपनी अहम राय रखने के लिए। धनंजय जी आप बने रहेंगे, आप एक ब्रेक के बाद हम आपका फिर जुड़ना चाहेंगे, बहुत सारी बातें और भी करनी है। आप निकलना चाहते हैं क्या धनंजय जी? फिर आऊंगा आपके पास। अच्छा ठीक है। तो अजय जी आपका बहुत शुक्रिया आप विश्लेषण के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर ये रुझान चल रहा है। अब धीरे धीरे परिणाम की ओर भी हम देख पाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है 156 बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है मध्य प्रदेश में। 230 सीटों की में यदि हम बात करें तो 71 कांग्रेस के पक्ष में है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 40 सीटों पर आगे है, बीजेपी 48 सीटों पर आगे है। यानी वहां भी एक झटका है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए फिलहाल। राजस्थान में बड़ा झटका है, 78 पर कांग्रेस है, बीजेपी 100 सीटों पर आगे चल रही है। और तेलंगाना में कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चल रही है, 39 सीट पर आगे चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जानते हैं बेहतर जीवन शैली वाली टॉप स्मार्ट सिटी है अपने उत्तर प्रदेश की वाराणसी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में वाराणसी को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से नॉर्थ जोन की टॉप स्मार्ट सिटी होने का सम्मान हासिल हुआ। ये कमाल है माननीय मुख्य